अब देखो अपन सॉलिड स्टेट के बड़े ही इंपॉर्टेंट लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करेंगे। अपन देखते हैं ये क्या है, हेडिंग लिखते हैं अपन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सॉलिड स्टेट। इसके अंदर ए नाम देते हैं अपन, ये है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। टेम्परेचर एंड प्रेशर का इंपैक्ट देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पर। तो आप देखें क्या इफेक्ट आता है। तो अपने को पता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अगर प्रेशराइज कर रहे हो आप तो एक एटम को बाकी एटम की टच करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल को या एक एटम को टच करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, ये एग्जांपल है NaCl और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6⁻⁶। वो अगर कहता है आपको इसको सीजियम क्लोराइड में बदलना है, मतलब 8⁻8 में, तो आप ध्यान दो, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, प्रेशर बढ़ा दोगे। तो इससे इसमें कन्वर्जन के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। तो आप देखें ये जो पहला वाला एग्जांपल है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये बिल्कुल NCERT में है, बी में बात करता हूं, ये है 1216 सॉलिड। देखो सॉलिड्स फॉर्म्ड बाय ग्रुप 12 एंड 16, उनको 12-16 सॉलिड बोलते हैं। तो देखो ग्रुप 12 की बात करें अपन, ग्रुप 16 की बात करें तो ये तो है ऑक्सीजन है, सॉरी ये 12 पे आ जाएगा आपके पास, जिंक वाला आ जाएगा, जिंक है, कैडमियम है, Hg है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। तो देखो कंपाउंड क्या है, जैसे ZNO है, ZNS है, ZnSe है, HgO है, HgSe है, ठीक है, इवन ZnTe है। तो ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं, 12-16 सॉलिड्स। फिर अपन बात करें 13-16, 13-15 सॉलिड। तो ये भी इसी तरीके से, अगर अपन बात करें ग्रुप 13 की, ग्रुप 15 की बात करें, तो ग्रुप 13 के कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये है आपके पास। ये ग्रुप 15 बना दिया मैंने एग्जैक्टली, ये 15 हो गया, ग्रुप 13 ले लेता है। ये आ गया आपके पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थीलियम है। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, पर चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, बोरोन नाइट्राइड, बोरोन फास्फाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड, ठीक है, गैलियम AS, ठीक है, आर्सेनाइट, ठीक है। तो ये सारे जो कंपाउंड होंगे ये 13-15 सॉलिड्स बोलेंगे अपन इनको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डी, ठीक है। ध्यान देना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद बात करते हैं अपन, ये आता है आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड का मिक्सचर होता है, आप इसको D एंड F ब्लॉक का भी पार्ट मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान देना, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरस्टिशियल सॉलिड होते हैं,
इंटरस्टिशियल सॉलिड, ठीक है। एक होते हैं आपके पास सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स, ठीक है। देखो इस केस में क्या बनता है, एलॉय बनता है, ठीक है। इन voids of D and F block element, F block metal, the small elements like hydrogen, helium, beryllium, boron, carbon, nitrogen are trapped, ठीक है। इनको अपन इंटरस्टिशियल सॉलिड्स बोलते हैं। जैसे आप देखो टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन होता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये टंगस्टन होता है, ठीक है। और जो कार्बन आता है इसमें, ठीक है, कार्बन क्या होता है, इसके वॉइड्स में क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, ये कार्बन आ जाता है, ये कार्बन। तो टंगस्टन कार्बाइड इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, इंटरस्टिशियल सॉलिड। सब्स्टिट्यूशनल की बात करें तो जैसे क्या होता है, अपन भाई ब्रास की बात करें, ठीक है भाई, अपन बात करें कॉपर प्लस जिंक की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान देना, इसमें भाई मेनली क्या था, कॉपर था, कॉपर था, ठीक। अब कॉपर को डिस्प्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके यहां पर क्या आ गया, जिंक आ गया, ये जिंक आ गया, मान लो एक और यहां पर जिंक आ गया, ठीक है। ये आपके पास कॉपर है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ क्या आ गया, जिंक आ गया। तो कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर क्या है, एलॉय है। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड से क्या बनता है, एलॉय बनता है। तो बिल्कुल आपको इस बारे में पता होना चाहिए। सॉलिड सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरस्टिशियल सॉलिड्स होते हैं और एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स होते हैं। किस तरीके से बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं इसके बाद अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो बहुत ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान दें, ये है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो डायमंड का स्ट्रक्चर ध्यान रखने का तरीका है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है ZnS के। मतलब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये क्यूबिक सिस्टम होता है। अब डायमंड में तो क्या होता है, डायमंड में कार्बन और कार्बन होंगे, इसमें जिंक और सल्फर है। ये क्या होते हैं, 50% टीवी में होते हैं। ये किस में होता है, CCP बोल लो या FCC बोल लो। तो कार्बन किस में होंगे, 50% या ऑल्टरनेट टीवी में होंगे, और साथ में किस में होंगे, CCP या FCC में, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल इक्वलेंट। भाई इसमें दो डिफरेंट टाइप के आयंस थे जबकि इसमें एक ही टाइप का कार्बन एटम है। तो अपन ये बोलेंगे कि इन डायमंड, आप ध्यान देना, इन डायमंड कार्बन एटम कहां पर है, एक तो FCC में है प्लस 50% टीवी में है, मतलब 50% का भी मतलब है ऑल्टरनेट टीवी में, ऑल्टरनेट टीवी में। तो अब ध्यान दें, 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर प्लस 50% टीवी में है। तो ये तो आपके पास 4 आ गया, और ये भी 8 × 50/100, ये भी 4 आ गया, तो 8 आ गया। तो ये इसकी Z की वैल्यू रैंक ऑफ सॉलिड होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने हैं, तो आपका जवाब कितना होगा, 8 एटम्स, ठीक है। दूसरी बात इसी में डायमंड में, ठीक है, इसको A नाम दे देते हैं अपन, ठीक है, B नाम दे देते हैं अपन, कि रिलेशन बिटवीन A एंड R, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो इस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका,
ये देखिए कॉर्नर पे एटम होगा, ठीक है। कॉर्नर के साथ में क्या है, ये यहां पर क्या होगा, ये एक कार्बन एटम यहाँ, एक कार्बन एटम यहाँ होगा। तो देखो 2r इज इक्वल टू √3a/4 आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। अब आप ध्यान दें √3, तो a इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8r अपॉन, ठीक है, √3 आ जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया, ठीक। फिर अपन बात करें इसी में इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, सी पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी जो फॉर्मूला आता है अपने पास 4/3 एंड πr³ इंटू z अपॉन में जो फॉर्मूला आएगा Na/a³, ठीक है। तो आप ध्यान दें पैकिंग एफिशिएंसी में 4/3, ये नीचे सॉरी a³ आता है केवल, तो 4/3 πr³ इंटू z, तो 8 आ गया। a की जगह आपने वैल्यू रखी 8r अपॉन √3, इसका क्या आ जाएगा क्यूब। एक बड़ी खास बात कि जब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है जो आप याद भी करेंगे वो बहुत कम आती है, कितनी आती है 34%। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो काफी कम होती है, वो कितने परसेंट होती है 34% होती है, ठीक। अब अपन क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इन डायमंड आप ध्यान देना रेडियस ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 1.73, ठीक है। ये आता है आपके पास 1.73 a0। तो आपसे पूछा है सेल लेंथ पूछिए, ये कितनी होगी, एंड डेंसिटी पूछिए कि डायमंड की डेंसिटी कितनी होगी, ठीक। आप देखें इसको बिल्कुल तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। तो सॉल्यूशन क्या है आपके पास, सबसे पहले अपन a और r में रिलेशन, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 8r अपॉन √3, तो 8 इंटू 1.73 √3, तो ये भी 1.73 और ये क्या आ गया a0, तो सेल लेंथ तो कितनी आ गई 8a0 आ गई, ठीक। अच्छा अब ध्यान दें डेंसिटी की बात करें तो GaW इंटू आप क्या लिखेंगे Z और Na इंटू क्या लिख देंगे a³। ग्राम एटॉमिक वेट 12 आ गया, 8 आ गया, 6 इंटू 10⁻23 आ गया। ए सेल लेंथ 8a0 का मतलब हो गया 8 इंटू 10⁻⁻8, ये क्यूब में। इससे जो रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखें यहाँ डायमंड के बारे में अपन ने सारी बात करी, तो डायमंड के बारे में आपको ये सारी बातें बिल्कुल ढंग से पता होनी चाहिए। पहली बात इसके लिए Z रैंक ऑफ सॉलिड कितनी होती है या टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं 8 होते हैं, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। Z A और R में रिलेशन ये होता है। पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम होती है इसकी, केवल कितने परसेंट होती है 34%, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं इसके बाद। इसके अलावा देखो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं जो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल याद कर लेने चाहिए। तो सॉलिड में देखें आप सम अदर स्ट्रक्चर्स, ए है इसके अंदर स्पाइनल स्ट्रक्चर। देखो कैसे याद करोगे आप, ये है A, B2 एंड O4, बहुत आसान सा है। देखो ए पे चार्ज कितना होता है +2, बी वाला +3, ये ऑक्सीजन है, ये कितना हो गया -2, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहेगी, टोटल +8 एंड -8 आएगा। जो ए है पहले ऑक्सीजन किस में होता है CCP बोल लो या FCC में होता है, ए किस में होता है 1/8 TV में होता है। और ए के बाद अपन बात करें बी की, तो बी कहाँ पर होता है आप ये ध्यान दें, ये होता है AB2O4, तो ये आपके पास हाफ ऑफ OV में होता है। तो अब देखो CCP का मतलब कितने एटम हो गए 4 हो गए, ये 4 हो गए, ये कितने हो गए 8 का 1/8 1/2, तो ये तो आपके पास आ गया 1, ये 2 आ गया 4,
तो ये रेशियो 1:2:4 इस तरीके से आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आते हैं, ये एग्जाम्पल आते हैं जिंक Al2O4 आता है, ठीक है, मैग्नीशियम Al2O4, तो इस कैटेगरी में ये एग्जाम्पल आता है। दूसरा आता है आपके पास बी, इसी में रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इसमें भी क्या होता है, फॉर्मूला यही होगा Ab2O4, ठीक है, यही A क्या होता है +2, B क्या होता है +3, ये -2, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, आप ध्यान देंगे क्या फर्क होता है कि ये जो A⁵B⁵O है, A तो किस में हो गए FCC या CCP में, एक ही बात है, ठीक है। आप ध्यान देना ये 1/8 TV में, तो यहां तक तो अभी सेम है 1/8 TV, यहां फर्क होता है, एक तो ये 1/8 TV में भी होता है प्लस हाफ किस में होता है OV में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 1/8 × 8, ठीक है, ये आ गया 1/8 × 8 प्लस 1/4 होता है 1/4 × 4, और ये कितना आ गया 4, तो ये आपके पास 1, ये 2, ये 4, ठीक है। इसमें ये भी बोला जाता है B के लिए कि अपन ऐसा भी बोल सकते हैं B+3 इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन TV एंड OV, TV और OV में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक। फिर अपन C बात करते हैं, ये है आपके पास ZNS स्ट्रक्चर, इसके दो केस आते हैं, ठीक है। एक तो जो अपन पढ़ चुके हैं जिंक ब्लेंड आता है, जिंक ब्लेंड, ठीक है। एक आपके पास वुर्जाइट केस आता है, ठीक है। जिंक ब्लेंड में क्या होता है Zn+2 एंड S-2, ये CCP में होते हैं, ये किस में होते हैं 50% TV में होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दें इससे जो इसका Z आता है वो कितना आता है 4, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 4:4, ठीक है। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, Zn+2 एंड S-2, देखो ये यहाँ पर किस में होता है HCP में, ये 50% TV में होता है, ठीक है। अच्छा फिर ये क्या है, जो Z की वैल्यू आती है वो 6 आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना रहेगा, क्योंकि TV का केस है, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना रहता है 4:4, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर D केस की बात करते हैं। D ये अपने पास आता है कोरंडम, ठीक है, Al2O3 का केस है ये, Al2O3, आप ध्यान दें एल्यूमिनियम +3 एंड ऑक्सीजन -2, ये आपके पास HCP में होता है, ये 2/3 OV में होता है। HCP का मतलब कितने हो गए 6, ये 6 हो गए, तो देखो ऑक्सीजन -2 तो HCP में 6 हो गए, ये 6 हो गए, इसका 2/3 आ गया, तो ये 2:3 आ गया, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा Al2O3। फिर एक और आप याद करेंगे, ये आपके पास होता है परवोस्काइट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपके पास होता है BaTiO3, ठीक है। बेरियम क्या होते हैं 8 कॉर्नर पे होते हैं, टाइटेनियम क्या होता है बॉडी सेंटर पे होता है, ऑक्सीजन क्या होते हैं 6 फेस सेंटर पे। तो देखो 8/8 ये आ गया 1/1 और 6/2, तो 1:1:3, तो ये क्या आ गया BaTiO3, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, अपन क्या बोलते हैं Ba प्लस ऑक्सीजन मिलाकर, तो कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर, मतलब ये स्ट्रक्चर क्या बोल सकते हैं अपन, बेरियम और ऑक्सीजन मिलाकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है FCC। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको मेमोराइज रहेगा, पर एनी हाउ आप उसको याद करें। हाँ इसमें देखो मैंने क्या है एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, इसका
इस वाले का एग्जाम्पल नहीं लिया है, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, इसको बोलते हैं अपन फेराइट। ठीक है, ये होता है Fe3O4, इसको ऐसा भी लिखा जाता है Fe2O4। ठीक है, तो एक Fe तो इसमें +2 वाली होती है और दो Fe कितनी होती है, +3 वाली। तो फेराइट का आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए और बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है, आप ये भी याद करेंगे। देखो टाइप ऑफ यूनिट सेल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जो फर्स्ट है क्या, एल्कली मेटल्स है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है वो BCC होता है। आप बिल्कुल याद करेंगे। जो कॉइनेज मेटल है, कॉइनेज मेटल, ठीक है, जिससे पहले कॉइन बनते थे, कॉपर, Ag एंड Au, Ag एंड Au, ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर क्या होता है, FCC। आप बकायदा इसको याद करिए। कॉइनेज मेटल के बाद ही देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर अपन कॉपर की बात करें, ठीक है, तो कॉपर, Ag, Au, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, Fe, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, तो यहां से निकल है, ठीक है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, तो ये सब भी, इधर वाले भी, ये दोनों, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके पास, CCP या FCC होते हैं। ये भी आप मेमोराइज करेंगे। फिर आप याद करेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो देखो ये वाले सारे क्या होते हैं, CCP या FCC होते हैं। बस एक हीलियम आप यूं ध्यान रख सकते हैं, H से हीलियम क्या होता है आपके पास, HCP होता है। तो ये आप अलग से ध्यान रखेंगे। तो ये आप कुछ बिल्कुल बेसिक से हैं जिनको आप याद करेंगे। इसके बाद आप देखें सेकंड नंबर पे आते हैं, ब्रेग्स इक्वेशन। ब्रेग्स इक्वेशन, इंटर एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, प्लेनर डिस्टेंस। देखो इसकी हेल्प से अपन क्या है, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर आयोनिक या इंटर प्लेनर डिस्टेंस निकालते हैं। भाई जैसे अपन किसी सॉलिड की बात कर रहे हैं, आप ध्यान देना, किसी सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये सॉलिड में ये एटम्स थे, यहां पर इनकी डिस्टेंस कितनी थी, ये d डिस्टेंस थी। एग्जैक्टली आप इसको बोलते हैं, अगर ये एटम है तो दो एटम के बीच की डिस्टेंस आ गई, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं तो आयंस के बीच की डिस्टेंस आ गई, और प्लेन है तो दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस। तो अपन इसके लिए क्या यूज में लेते हैं, एक्सरे यूज में लेते हैं। आप ये ध्यान दो, ये एक्सरे होती है, ठीक है, इसको नाम दिया XX। यहां पर क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, इस पे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। अब ध्यान देना, होता क्या है भाई, ये XX रे यहां पर आई, ठीक है, अपन ने कहा एक और YY रे आई, ये यहां से यहाँ आई और यहां से यहाँ गई, ठीक है, ये आपके पास YY रे थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, आप ध्यान देना, डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूं, आप ध्यान से समझना भाई, आपको पता है XX रे ने कम डिस्टेंस ट्रेवल करी, जबकि YY रे ने क्या है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी। कितनी ज्यादा, ये K नाम दे दूं, ये L दे दूं, तो M, इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी। ये अगर थीटा आएगा तो मैथमेटिकली अपन प्रूव कर सकते हैं ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा।
तो अपन ये कहेंगे, आप ध्यान देना, ठीक है, अपन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, अपन ये कहते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। भाई अपन फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। भाई ये कहता है कि दो रेज चली, ठीक है, ये रे, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस सेम ट्रेवल करी, यहां से यहां तक सेम, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ी, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो ये कह रहा है यही क्या हो गया, दो रे के बीच का पाथ डिफरेंस हो गया। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया आपके पास, के एल प्लस ये क्या हो गया, एल एम हो गया, और ये क्या आ गया, एन लैम्डा। अब मैं अगर साइन थीटा की बात करूं, तो साइन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल, ठीक है, तो परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो क्या आ गया, के एल आ गया। डायगोनल की बात करें तो डायगोनल ये आ गया, डायगोनल क्या होता है, 90 के ठीक सामने वाला, तो ये क्या आ गया आपके पास, डी आ गया। तो के एल इज इक्वल टू क्या आ गया, डी साइन थीटा आ गया। फिर एक और बार मैं साइन थीटा लूं, इस बार ये वाला थीटा ले लेता हूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर तो क्या आ गया, एल एम अपॉन ये डी आ गया, तो एल एम इज इक्वल टू भी क्या आ गया, डी साइन थीटा आ गया। तो आप देखें डी साइन थीटा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन लैम्डा, ठीक है। थीटा को क्या बोलते हैं, लैम्डा को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, इसको अपन देखते हैं, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखते हैं, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखें अपने पास फॉर्मूला क्या आया था, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी अपने को पता है, इतनी सारी डिस्टेंसेस होती हैं। थीटा को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन एंगल, डिफ्रैक्शन एंगल। एन होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। लैम्डा है आपके पास वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो देखो क्या क्वेश्चन बनता है इसमें, क्वेश्चन ये बनता है, इन एक्सरे एक्सपेरिमेंट if second order diffraction pattern is observed at 60 degree when 4A naught X-ray is used, then calculate inter atomic distance। देखो जो इस पे न्यूमेरिकल बनता है बहुत ही आसान सा होता है, केवल फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना है। तो आप देखो सॉल्यूशन देखें आप, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप 2d साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एन लैम्डा। डी आपको कैलकुलेट करना है, ये डिफ्रैक्शन एंगल 60 डिग्री का हो गया सेकेंड ऑर्डर, और ये 4A नॉट हो गया। तो इससे जो डी का रिजल्ट आएगा वो कौन सी यूनिट में आ जाएगा, ए नॉट में आ जाएगा। तो देखिए आप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा इसके बाद अपन हेडिंग की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड स्टेट बोल दें पूरा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान देना, इफ डेंसिटी ऑफ NaCl is equal to 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट इट्स न्यू डेंसिटी इफ ए दे रखा है 10% शॉर्टकी डिफेक्ट,
इज प्रेजेंट, ठीक है। बी दे रखा है 10% फ्रैंकल डिफेक्ट इज प्रेजेंट। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। तो जो ए सॉल्यूशन की बात करें तो शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्या होगा, उतना मिसिंग होगा, उतनी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो 10% कम हो गई। तो अब क्या है, जो न्यू डेंसिटी आएगी वो 90% ऑफ D1 आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना आपको, 0.9 इंटू ये आ गया आपके पास 2.4, ठीक है। तो ये नई डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। इसके ए। बी की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो D2 आएगी इक्वल टू D1, तो 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर, कॉपर इज इक्वल टू FCC, ठीक है। ये कह रहा है कैलकुलेट द maximum radius of new element which can be fitted in voids of copper without any distortion। ए दे रखा है आपको 200 पिकोमीटर। देखो ये भी काफी अच्छा और फेमस क्वेश्चन है, आपको मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या है और सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि कॉपर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो FCC है, ठीक है। FCC में 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर होते हैं। अब क्या होगा, यहां पर इसके वॉइड्स बनेंगे, ठीक है भाई। वॉइड्स तो दोनों बनेंगे ना FCC से, भाई अपने को पता है कि FCC से वॉइड TV भी बनता है, OV भी बनता है। यहाँ पर TV बनते हैं, यहाँ OV बनते हैं, तो दोनों टाइप के वॉइड्स बनते हैं। पर ये कह रहा है आपको रेडियस क्या चाहिए, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, मैक्सिमम रेडियस चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको रेडियस मैक्सिमम चाहिए तो अपने को पता है कि ROV बड़ा होता है किससे, RTV से। तो अपन OV मैक्सिमम रेडियस के लिए OV लेंगे, तो अपने को पता है R जो OV होता है वो क्या होता है 0.414 कैपिटल R होता है, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, यहां पर जो कॉपर की रेडियस है वो रख देंगे, पर क्योंकि FCC है तो अपने को पता है 4R इज इक्वल टू √2a, ये FCC के लिए आ गया। तो R इज इक्वल टू √2 और ये कितना आ गया 200/4 आ गया। तो ये आ गया आपके पास √2 × 50 आ गया, ठीक है। तो अब वैल्यू क्या लिखोगे आप 0.414 √2 × 50। तो ये जो रिजल्ट है ये आपके पास पिकोमीटर में आ जाएगा, ये मैक्सिमम रेडियस आ जाएगी। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन, फिर देखें आप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन क्या बात थी कि FCC के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अपने को क्या करना है, नया कुछ एलिमेंट डालना है, पर वो बिना डिस्टॉर्शन के इस तरीके से डालना था कि उसका जो रेडियस है वो मैक्सिमम। तो मैंने कहा दो टाइप के वॉइड बन रहे हैं, एक TV बन रहा है और एक OV बन रहा है। तो मैं उसको फिट किस में करूंगा, जो मैक्सिमम के लिए OV में, तो OV का ये रिलेशन आया। पर अब देखें R की वैल्यू नहीं पता थी, तो मैंने सेल लेंथ की हेल्प से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, R की, वो यहां रखने से मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज के अपन सॉलिड स्टेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी अपन बात, आप ध्यान दें। अपन बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो आप ध्यान दें, अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूं, क्यूबिक यूनिट सेल,
तो कुछ पहले डिस्टेंसेस के बारे में बात करें अपन, तो अपन डिस्टेंसेस को क्लियर कर लेते हैं। आप ध्यान से समझना, डिस्टेंसेस की बात करेंगे अपन। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपके पास सेल लेंथ है, ये आपके पास लेंथ है ए, ठीक है, सेल लेंथ है ये आपके पास। अब आप ध्यान देना, ये लेंथ आपके पास ए थी, ये ए थी, ठीक है। ये फेस डायगोनल की लेंथ है जो कि आपके पास जो अपन पढ़ चुके हैं √2a आती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आती है वो आपके पास √3a आती है, ठीक है। आप ध्यान दें सभी, ठीक है। अब वो कहता है एक नई डिस्टेंस की बात करते हैं अपन, ये नई डिस्टेंस अपन लेते हैं, आप ध्यान देना सभी, ठीक है। ये नई डिस्टेंस अपन लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो अपन ने कहा इस डिस्टेंस को नापने का क्या तरीका लिया, आप ध्यान देना मैंने क्या तरीका ऑप्ट किया इसको नापने का। मैंने यहाँ से, ठीक है, ये तो देखिए एक ट्रायंगल बन गया मेरे पास, आप ध्यान देना, ये 90 डिग्री पे हो गए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस थी आपके पास यहाँ तक √2a/2, तो ये अपने पास क्या थी a/√2, ये डिस्टेंस थी, ठीक है। और अपन बात करें ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अपने पास a थी, तो अपन ने इसको x मान लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x² = a² + a²/2, एलसीएम मैंने 2 लिया, तो अब आप ध्यान दें 2 एंड दिस वन क्या आ गया 3a² आ गया। तो x = क्या आ गया √3/√2 एंड a आ गया, ठीक। अब आप ध्यान दें, जो मेन अपने को पता करना है कि भाई ये वैल्यू आपके पास कितनी आई 1.41, ये 1.732a आ गई। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये मेरे पास आ रही है, ये डिस्टेंस आ रही है अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि इस डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अपन ये कहेंगे ये वैल्यू आएगी 1.7 1.48। तो जो ये वैल्यू आएगी ये 1.4 से क्या आएगी कम आएगी, आप कैसे भी देखें ये 1.4 से कम आएगी। तो देखो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस ये होगी, सेकंड नियरेस्ट की बात करें अपन तो ये आ जाएगी, अगर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं थर्ड नियरेस्ट ये आ जाएगी, फोर्थ नियरेस्ट ये आ जाएगी। तो ये कुछ डिस्टेंसेस की बात करी, इसमें एक नई डिस्टेंस अपने को पता चली, वो मेनली ये वाली डिस्टेंस थी ये, ठीक है। अब आप ध्यान देना, तो शॉर्ट ट्रिक अपन लगाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल फिक्स है, शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। ये इवन आयोनिक सॉलिड्स में भी एप्लीकेबल है। शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी आप ध्यान देना, ये इस तरीके से काम करेगी शॉर्ट ट्रिक। देखो ये रेफरेंस सेट है, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे अपन एस की डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब a/2 डिस्टेंस पे गए आप, a डिस्टेंस पे गए या और, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा फिक्स है। अगर आप बॉडी डायगोनल की डायरेक्शन, ये आधी डायरेक्शन अगर √2a है या √2a/2 है फेस डायगोनल की डायरेक्शन, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 12। अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये आपके पास बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है √3a, आधी डिस्टेंस भी हो सकती है √3a/2 डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। अगर आप ये एक नई, बस यही आपको सीखना है, मैं इसको अलग कलर से बता देता हूँ। ये इस नई डायरेक्शन में अगर अपन गए तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है 24। वैसे आपका इन 3 से काम निकल जाएगा, पर ये भी आपको क्या है पता होगा, ठीक है। तो अपन अब एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्वेश्चन ये है कैलकुलेट फर्स्ट सेकंड थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस एंड
कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक BCC CFC, ठीक है, ये आप लोगों को बताना, ठीक है। आप ध्यान देना, सबसे पहला केस लिया मैंने ए सिंपल क्यूबिक। अब आप ध्यान दें, सिंपल क्यूबिक मैंने बनाया, सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं आपके पास, 8 कॉर्नर्स पे, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस आएगी वो ये आ जाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये ए आ जाएगी। सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, √2a आ जाएगी। थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, √3 आ जाएगी। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ए डिस्टेंस पे है तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 12। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 8। बिल्कुल आसान से ये कोऑर्डिनेशन। सेकंड बात करें अपन BCC की, आप ध्यान से समझना, BCC में क्या आएगा, ये अपने पास कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ठीक है, ठीक है, ये बॉडी। आप देखो सबसे फर्स्ट नियरेस्ट कितनी आएगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नियरेस्ट की बात है, तो फर्स्ट नियरेस्ट आ जाएगी √3a/2 आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। इस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 8 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। थर्ड नियरेस्ट की बात करें तो ये कितनी आ जाएगी, तो √2a आ जाएगी। ए में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा और इसमें कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान से, ठीक। थर्ड नंबर बात करें FCC या CCP की, आप ध्यान देना, FCC या CCP कैसा होता है, इस तरीके से 8 तो क्या है आपके पास, कॉर्नर्स है और 6 फेस सेंटर। अगर फर्स्ट नियरेस्ट की बात करें तो आप ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो √2a/2 आ जाएगी। सेकंड नियरेस्ट की बात करें तो सेकंड नियरेस्ट क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, a डिस्टेंस आ जाएगी। देखो जो स्टूडेंट गलती करता है वो बेसिकली होता है थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा गलती है। तो कहते हैं सर उसको लग रहा है कि और ये डिस्टेंस कितनी आती है, ये वाली डिस्टेंस आती है √2a, जबकि ये कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आपके पास उससे कम आएगी, तो थर्ड नियरेस्ट आपके पास ये आ जाएगी। ये आप √3/√2a बोलोगे आप डिस्टेंस। कोऑर्डिनेशन नंबर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया और थर्ड कितना आ गया, 24। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वो यही है FCC में थर्ड नियरेस्ट। बाकी मैंने देखा है ऐसा स्टूडेंट कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लेते हैं, इसको मेमोराइज करते हैं, फिर कभी भूल जाते हैं, बिल्कुल आसान। सिंपल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अपन ने पढ़ ही लिया है, BCC का 8, FCC का 12। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सेकंड नियरेस्ट देखें, अगर नियरेस्ट क्या हो रहा है इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो 6 है, फेस डायगोनल की डायरेक्शन में 12 है, बॉडी डायगोनल की डायरेक्शन में 8 है और इस डायरेक्शन में कितना है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं आगे।